नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं रायपुर की, जहां रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई है। दरअसल दर्द से तड़पते गर्भवती महिला को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन पंडरी अस्पताल प्रबंधन ने बेड नहीं होने की बात कहते हुए भर्ती करने से मना कर दिया, जिससे गर्भवती महिला करीब 2 घंटे तक अस्पताल के सामने एम्बुलेंस में पड़ी रही और उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने महिला को ऑक्सीजन दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में हॉस्पिटल के डॉक्टर एम्बुलेंस के पास रस्म अदायगी के लिए पहुंचे और महिला को मृत घोषित कर दिया। तो ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जुलाई महीने में ही एक गर्भवती महिला को इसी तरह भर्ती होने के लिए कालीबाड़ी जिला अस्पताल में पंडरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े थे। घंटों बाद उसे भर्ती किया गया, लेकिन तब तक उसके बच्चे की मौत हो चुकी थी और आज भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई। तो करीब 2 घंटे तक अस्पताल के सामने एम्बुलेंस में ये महिला यही रही। इसे बेड ना होने की वजह से अंदर भर्ती नहीं किया गया। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने महिला को ऑक्सीजन तो दिया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में हॉस्पिटल के डॉक्टर एम्बुलेंस के पास पहुंचे, लेकिन महिला को उन्होंने जाते ही मृत घोषित कर दिया। विनय वर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विनय, एक घोर और बहुत बड़ी लापरवाही है, ऐसे में क्या एक्शन इन डॉक्टरों पर लिया गया है? क्या अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है? देखिए, इसे अव्यवस्था नहीं कहेंगे, इसे लापरवाही नहीं कहेंगे, इसे अव्यवस्था कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लापरवाही भूल चूक से होती है, लेकिन ये जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है, वहाँ पर न तो डॉक्टर बाहर आ पा रहे हैं, नए मरीजों को अंदर ले जा पाया जा रहा है। इस तरह से इसको अव्यवस्था कहेंगे। और आज जो घटना हुई है वाकई में शर्मनाक है, क्योंकि महज 24 साल की जो मृतका थी वो 24 साल की थी और रायपुर आई थी। इसका पहला ये बच्चा था और एक विश्वास के साथ में रायपुर के जिला अस्पताल पंडरी में आई थी कि यहाँ पर वो सकुशल अपने एक बच्चे को लेकर घर वापस जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर के द्वारा, जो स्टाफ के द्वारा जो जिस तरह से लापरवाही या अव्यवस्था हुई यहाँ के पूरे व्यवस्था में, उसके कारण से उसकी मौत हो गई। ये जो भीमौरी की महिला थी और यहाँ पर लाया गया था, उसे परिजन बार बार उसको कहते रहे कि हॉस्पिटल के अंदर ले चलें, डॉक्टर उसको देखे। एक खाना पूर्ति के लिए एक डॉक्टर आया था। करीबन उसके आने के बाद में 2 घंटे तक वो महिला बाहर रही। लगातार जो परिजन थे वो उसे अंदर ले जाने के लिए गुहार लगाते रहे डॉक्टरों से, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इधर बीच जब जो एम्बुलेंस संचालक था, जो स्टाफ था, वो लेके आया था, उसे ऑक्सीजन वो तरफ भाग गया कि महिला की स्थिति खराब हो रही है। उसने ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 2 घंटे तक वो महिला तड़पती रही, उसकी मौत हो गई। क्या इस पे डॉक्टर इतना नहीं समझ पाए कि वो महिला सीरियस है? क्या उसे अंदर ले जाना चाहिए या उसकी डिलीवरी करानी चाहिए? ये सारे सवाल डॉक्टर पूछते हैं। कार्रवाई की बात करें तो अभी भी केवल जो सिविल सर्जन है, उनका कहना है कि मेकाहारा के जो अधीक्षक है और डीन है, उन्हें एक लेटर लिख देंगे इसके बारे में और वहाँ पर जांच पड़ताल की बात कही जाएगी। पूरा मामला इसलिए है कि वो लेटर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा जो जिला अस्पताल पंडरी है, अभी जो वहाँ पर स्त्री और प्रसूति विभाग चल रहा है, ये मेकाहारा का है। कोरोना काल के कारण जब वहाँ पर मेकाहारा में स्त्री और प्रसूति विभाग था, तो वहाँ से जो उसे इमरजेंसी घोषित करते हुए यहाँ जिला अस्पताल भेज दिया गया। सारा सेटअप, सारे डॉक्टर, सारा नर्सिंग स्टाफ और सारा जो इनके ऑपरेशन थिएटर हैं, ये सारे कुछ हथियारों के साथ में, औजारों के साथ में पंडरी भेज दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो डिलीवरी जो व्यवस्था वहाँ पे थी, वो यहाँ नहीं हो पा रही है अभी भी। अगर ऐसा जो शासन की तरफ से किया जाना था, तो क्या पहले इसके लिए सर्वे नहीं हो पाया कि अगर ये इसको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए तो क्या ये कारगर नहीं होगा या आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी और राजेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का। तिवारी जी स्वागत है आपका, सुंदरानी जी आपका भी। जी नमस्कार जी सर, आप दोनों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक महिला जो कि मेकाहारा से शिफ्ट की गई, जिला अस्पताल आई, जिला अस्पताल में 2 घंटे तक वो एम्बुलेंस में रही। एम्बुलेंस वाला उसे ऑक्सीजन देता रहा और अस्पताल वाले ने एम्बुलेंस बाहर ही इसलिए खड़ी रखी गई क्योंकि ये कहते रहे कि अंदर बेड नहीं है महिला के लिए। और जब डॉक्टर वापस बाहर आए तब तक महिला मर चुकी थी।
जी तिवारी सर, मैं आप ही से जानना चाहता हूं सर, किसकी लापरवाही है? शासन आपका है, प्रशासन आपका है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पे अब? देखिए पंड्या जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत खराब लग रहा है मुझको ये सुन करके कि एक बहन की इस तरह से इलाज के अभाव के कारण, जैसा आप बता रहे हैं मुझको, इलाज के अभाव के कारण, मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं है, मगर मैं आपकी बात को ही उद्धृत करके कहना चाहूंगा कि इलाज के अभाव के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो ये बेहद और बेहद आपत्तिजनक बात है और इससे मुझको दुख भी हो रहा है और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है कि ये व्यवस्था में कहाँ चूक हुई है। मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगा आपको और आपके तमाम दर्शकों को भी कि इस मामले में जिसने भी लापरवाही किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामले हम बिल्कुल, भूपेश बघेल जी बेहद संवेदनशील है, स्वास्थ्य मंत्री बेहद संवेदनशील है और ये जरूर है कि कोविड-19 के कारण कुछ असामान्य परिस्थिति बनी हुई है। हम जिस तरह से मेकाहारा को कोविड के उसमें परिवर्तित किया गया है और तमाम जो व्यवस्था है वो थोड़ी अस्त व्यस्त हुई है, मगर इसके बावजूद भी मैं कोई सफाई नहीं देना चाहूंगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर इस तरह की मौत हुई है तो बेहद दुखित है और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 2 घंटे तक उस बहन को बाहर बैठाल के रखा, हालांकि आप ही कह रहे हैं कि उसको लगातार ऑक्सीजन दिया जाता रहा, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती रही, मगर अंदर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उसको तत्काल बेड नहीं दिया गया या उसकी सर्जरी नहीं हुई या जो भी परिस्थिति रही होगी, उसका त्वरित इलाज क्यों नहीं किया गया? इस बात को की बाकायदा जांच होगी और दोषी लोगों को दंडित किया जाएगा। इस तरह की बात, हम लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं और खासतौर से प्रदेश के मुख्यमंत्री तो और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही बेहद संवेदनशील हैं, वो इस तरह की बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सुंदरानी साहब, ये पंड्या जी कह रहे हैं कि बेहद संवेदनशील है और इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन अब मौत हो चुकी है। पंड्या जी, बहुत गैर जिम्मेदाराना सरकार काम कर रही स्वास्थ्य के क्षेत्र में। मेरी तो संज्ञान में दिन में ही आ गया था कि एक महिला की मृत्यु हुई है, 2 घंटा एम्बुलेंस में रही, अस्पताल में उनको बेड नहीं दिया गया। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आप जाके वहां पे मर्चुरी में देखें, जो पोस्टमार्टम के केस आते हैं, 2-2, 3-3 दिन लोगों को बॉडी नहीं मिल पाती। इतनी अव्यवस्था मेकाहारा में मैंने कभी नहीं देखी। मैं 5 साल मेकाहारा में लगातार बैठते रहा, वहां की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करने में काफी मेहनत करता था। आज वहां पे कोई ध्यान देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। कोविड-19 के कारण थोड़ी सी तकलीफ आई है, ये समझ में आता है, लेकिन किसी की जान ऐसे सड़क पे चली जाए और सरकार उसका ध्यान न दे या प्रशासन उसका ध्यान न दे, कहीं पे भी नहीं, कहीं डॉक्टरों की लापरवाही हो या प्रशासनिक स्तर पे लापरवाही हो, ये बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है। ये कैसे संवेदनशील सरकार कह सकते हैं? मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि संवेदनाएं समाप्त हो गई है सरकार की पूरी तरह। जी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी कहिए सर। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भयावह और असामान्य स्थिति और ये दारुण स्थिति, हालांकि मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, मृत्यु तो मृत्यु होती है जो सीधा संवेदनशील व्यक्ति की आत्मा को स्पर्श करती है, मगर इस भयावह स्थिति के लिए 23 मार्च का वो भाषण है जो 4 घंटे में जिसने लॉकडाउन किया 21 दिन का, और हमारे यहाँ के तमाम प्रवासी मजदूर दूर दराज पड़े रहे। और आप इस बात के साक्षी हैं, पूरी छत्तीसगढ़ की जनता इस बात की साक्षी है कि हमने तो कोरोना पर लगभग नियंत्रण पा लिया था। इकाई की संख्या में हमारे यहाँ संक्रमित लोग थे, मगर जब बाहर से हमारे मजदूर भाई बहन आए और वो इतने दिन रहे और जिस स्थान पर रहे, चाहे वो गुजरात में जो जहाँ की सबसे ज्यादा दुर्गति है इस समय महाराष्ट्र के बाद में, जो महाराष्ट्र से आए, गुजरात से आए, दिल्ली से आए, वो पूरी तरह से संक्रमित होकर के आए। उनके खाने से लेकर के उनके ठहरने की हम लगातार व्यवस्था करते रहे और 7 लाख की संख्या थी, ये थोड़ी बहुत संख्या नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या थी कि कुछ दुर्घटनाएं हुई जो निश्चित रूप से दुखद है। मगर क्या किया जा सकता है इसके लिए? मगर दोषी कौन है? कुछ नहीं जा सकता चाहिए इस पर अब एक्शन ही हो सकता है। ये जुलाई महीने भी इस तरह की घटना आई थी सर, उसके बाद ये घटना सामने आ गई, मेकाहारा से इसे यहाँ शिफ्ट किया गया। देखिए ना सर, क्या होता है कि अगर आदमी गरीब है तो वो सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाता है, अमीर आदमी के साथ इस तरह की दिक्कत नहीं होती।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता, मुझे तो अचानक, मैं बाहर भी हूँ, मैं तथ्यों की जानकारी के साथ में आपसे चर्चा करता, मगर मैं अभी तो केवल यही टिप्पणी करना चाहूंगा कि बेहद दुखद है और सचमुच बहुत बुरा लग रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। ईमानदारी की बात तो ये है। और इसके लिए सर, आप एक गंभीर विचार इस पर कर रहे हैं, लेकिन सुंदरानी साहब, आपको लगता है कि इसमें सरकार वाली बात बाद में आएगी, लेकिन जिला अस्पताल है, वहां का प्रशासन, वहां के डॉक्टर क्या इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि कम से कम उस महिला को अंदर स्ट्रेचर पर ही ले जाते, उसकी स्थिति को समझते, 2 घंटे उसको एम्बुलेंस में छोड़ दिया बाहर? दुर्भाग्य है पंड्या जी कि वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था है, किसी अधिकारी को आप फोन करके देखें, आपकी कोई फोन नहीं उठाएगा। चाहे मेकाहारा प्रशासन की बात करूं, चाहे मैं जिला अस्पताल की बात करूं, वो खुद कोरोना संक्रमित होकर के घर में पड़े हुए हैं। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, ये आपकी जानकारी में है कि आदरणीय राजन भैया, मैं आपकी संवेदनाओं को समझ रहा हूं, लेकिन पर्दा डालने की कोशिश मत करिए। अगर कोई डॉक्टर संक्रमित है तो उसकी लेकिन कोई फोन नहीं उठाते। इतने निरंकुश हो गए अधिकारी कि बहुत पूरी तरह से संवेदनशील हैं। और मेरा एक आग्रह ये भी है श्रीचंद भाई कि इसमें राजनीति न करें मृत्यु पर। मैं आपकी संवेदनशीलता को सम्मान करता हूँ। आप जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं उससे झलक रहा है कि आप में संवेदनाएं हैं, लेकिन राजेंद्र भैया, आप अपनी सरकार को बोले, अपने मुख्यमंत्री को बोले कि अधिकारियों को इतना खुला न छोड़ दें कि जनप्रतिनिधियों के फोन भी न उठाएं, कोई समस्या के बारे में सुनना न चाहे। मैं आपको बताऊंगा तो आपकी जमीन आपके पैरों तले खिसक जाएगी। अधिकारियों के इस प्रकार का रवैया है इस वक्त सरकार का। नहीं, ये रवैया तो रमन सिंह जी के कार्यकाल में था श्रीचंद भाई। हमारे यहाँ तो नहीं, आदरणीय राजेंद्र भैया, रमन सिंह का कार्यकाल भी 15 साल हमने देखा है, 15 साल देखा है। मैं स्वयं मेकाहारा में बहुत सारे लोगों की भावनाओं के विपरीत बैठता था। वहां पे हमारे बहुत सारे मित्रों की विपरीत भावनाएं रहती थी, लेकिन मैं वहां बैठता था, लगातार ध्यान देता था। तो नहीं, 15 साल वाली बात और अभी कोरोना के संक्रमण की स्थिति, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये असामान्य। चलिए सर तिवारी जी, आप सरकार में हैं और जनप्रतिनिधि हैं, सवाल यही है कि कम से कम इस पर अब एक्शन होगा और आप इस पर अपनी सरकार को अवगत जरूर कराएंगे। हालांकि सरकार के सामने, प्रशासन के सामने भी ये तस्वीर आई होगी। निश्चित रूप से, और संवेदनशील सरकार है, इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन सवाल यही है कि अस्पताल के सामने अगर किसी की मौत हो जाए इलाज के अभाव में, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उस अस्पताल पर, डॉक्टरों पर और वहां के स्थानीय प्रशासन पर भी। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत बिना धान बेचे भी 10,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए धान की खेती करने वाले किसानों को केवल पंजीयन कराना होगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि जिन किसानों ने पंजीयन करवा लिया है उन्हें दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली ऐसी सरकार होगी जो धान की खेती करने वाले किसानों को बिना धान बेचे प्रोत्साहन राशि देगी। इधर बिना धान बेचे न्याय योजना के लाभ पर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है। पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि यह सरकार सिर्फ हल्ला करने वाली सरकार है, सरकार की बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। किसान केवल पंजीयन कराएगा और खेती करेगा, अगर फसल नहीं भी बेचेगा तो उसको 10,000 रुपया एकड़ के हिसाब से उसको सम्मान निधि जो न्याय योजना का निधि जो है वो मिलेगा। मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे कि बाकी जो किसान हैं, 16 लाख किसानों का धान आप खरीदेंगे, बाकी जो 30 लाख किसान हैं उन किसानों का क्या होगा? उनकी चिंता कौन करेगा? वास्तविक रूप से तो वो कमजोर, वो गरीब और वो खेतीहर मजदूर किसान हैं, उनकी चिंता करने की जरूरत है। सरकार उसका जवाब नहीं दे रही है। इसके पास में कुछ भी नहीं है, खाली ये थोथे वादे करने वाली सरकार है। और अब खबर ये मिल रही है कि ब्राउन शुगर मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये टीम गठित की है। महासमुंद एसपी के नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है। डीएसपी, टीआई, एसआई समेत 5 जवान 1.5 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर की जो जब्ती की गई थी उसकी जांच होगी।
तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। तहसीन, पाकिस्तान से भी कनेक्शन की बात सामने आई थी, ऐसे में क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि अब टीम गठित कर दी गई है, डीएसपी, टीआई, एसआई समेत 5 लोगों की 5 जवानों को भी इसमें शामिल किया गया है। निश्चित तौर पे कि ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद ये एक बहुत बड़ी जो सफलता जो है ये छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली है, वो महासमुंद पुलिस के माध्यम से ये सफलता मिली, जिसमें अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा की जो ब्राउन शुगर जो बरामद की है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें जो सरकारी कर्मचारी जो इसमें लिप्त था उसको गिरफ्तारी इसमें होती है, तो उसको लेके एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। उसको लेके जो है पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो खासतौर से डीजीपी जो हैं, उन्होंने इस मामले की पूरी तह तक जो पूरा नेक्सस ये जो चल रहा है इसकी जो आखिरी तह तक पहुंचने के लिए इसमें एक टीम गठित की है, जिसमें खुद जो प्रफुल्ल ठाकुर है महासमुंद एसपी जो हैं, वो उनके नेतृत्व में ये टीम गठित की है। इसमें कई जो यहाँ के जो दमदार जो अधिकारी हैं, जो अच्छे विवेचक हैं, जो जिसमें डीएसपी रैंक के भी अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं और सब इंस्पेक्टर भी हैं, कुछ सिपाही जो फील्ड में अच्छा काम करते हैं, जो अभी तक का जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनको एक ये टीम बनाई गई है। अभी हालांकि उस टीम का अभी आदेश उसमें नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द उसमें आदेश हो जाएगा किस किस को इसमें रखा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि एक बड़ी जो एक टीम जो है उनके नेतृत्व में गठित की गई और इसके आदेश जो है, मौखिक आदेश जो है डीजीपी डीएम अवस्थी ने दिए हैं और इस बात की पुष्टि खुद जो है एसपी महासमुंद उन्होंने की है। और उसके बाद उनका ये कहना है कि इस मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान से तार जुड़े होने की बात आई थी और उसको लेके भी इसमें जो है एटीएस जो है वो भी इसमें जांच कर रही है और खासतौर से आईबी के जो है आने वाले दिनों में आईबी के अधिकारी जो हैं वो भी इसमें पूछताछ कर सकते हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे इस मामले में होंगे। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। लोन वराटू यह एक अभियान है और इस अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें 3 नक्सलियों पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वाले ये नक्सली अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहे हैं। इनमें से ज्यादातर नक्सली कुपेर, कामालूर, झिरका, बासनपुर इलाके में सक्रिय रहे हैं। इन नक्सलियों पर अलग अलग थानों में हत्या, आगजनी, सड़क काटने और रेलवे को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लोन वराटू अभियान से प्रेरित होकर इन सभी ने नक्सलवाद से तौबा कर लिया। आज लोन वराटू अभियान के तहत 16 लोग नक्सली जो है सरेंडर हुए। 3 इनामी नक्सली हैं। ये ज़्यादातर लोग बासनपुर, झिलका और कामालूर क्षेत्र के हैं। ये पश्चिम बस्तर का इलाका आता है, दंतेवाड़ा का जो बस्तर डिवीजन है माओवादी का। बिलासपुर नगर निगम की नई परिषद की पहली सामान्य सभा हंगामेदार रही। विपक्ष के हंगामे के बीच 791 करोड़ रुपए का बजट यहां प्रस्ताव पास हो गया है। इस दौरान सामुदायिक भवन की जमीन को कांग्रेस भवन के लिए देने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में ही भिड़ गए। झूमा झटकी की भी नौबत आ गई। हालांकि बाद में बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। विपक्ष ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। 7 अरब 91 करोड़ का बजट बिलासपुर नगर निगम में सामान्य सभा में आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन में पास हुआ। हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहर में अच्छा विकास हो, आने वाले समय में कोई ऐसा कंक्रीट कार्य हो, काम हो जिसको इस कार्यकाल को जो आने वाले समय है हमारे 5 साल के कार्यकाल को लोग याद करें। ये जहाँ सामुदायिक भवन है, जहाँ गरीबों के लिए सामुदायिक भवन बना हुआ है, उस जगह को लेना ये बहुत आपत्तिजनक है। हम उसका हमेशा विरोध करेंगे और हमने विरोध जताया भी है और यानी कि उनको विरोध जता के यानी कि हमने लेटर भी दिया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक थी, हंगामा हुआ। हंगामे के बीच बजट भी पास हो गया, लेकिन हंगामा इसको लेकर खड़ा हुआ कि जो सामुदायिक भवन की जमीन थी वो कांग्रेस भवन के लिए क्यों दे दी गई। और अब बात कोरोना अपडेट की करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज 408 कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 13,960 संक्रमित हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 4,187 हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ में अब तक 9,658 मरीज ठीक हुए। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 150 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए और छत्तीसगढ़ में 6 कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 115 लोगों की मौत हुई है। तो अब तक 13,960 संक्रमित हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो 4,187 एक्टिव मरीज हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,658 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 150 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।